नमस्कार दोस्तों, पीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे फैसले की है जो लिया तो गया था चंद सेकंड में, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक लड़की घर से निकली थी ताइक्वांडो सीखने के लिए। रास्ता साफ था, मंजिल तय थी। तभी एक अनजान व्यक्ति ने आवाज दी। तभी एक अनजान व्यक्ति ने कहा कि ताइक्वांडो क्यों, बॉक्सिंग में कोशिश करो, भविष्य वही है। अमूमन इस तरह की सलाह को सुनकर हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस लड़की ने उसे सुना और अपने कदमों को रोक लिया। वो रुके हुए कदम सीधा पहुंचे देहरादून के परेड ग्राउंड, जहां पर अर्जुन अवॉर्डी पद्म बहादुर मल से मुलाकात और उनका ये कहना, पहले हम तुम्हें देखेगा, उसके बाद कुछ कहेगा। उसके बाद शुरू हुआ एक ट्रेनिंग का दौर। ट्रेनिंग, दिन भर की मेहनत, शाम की थकान। ट्रेनिंग जो थका देती थी, ट्रेनिंग जो सफलता की तरफ ले जाने वाली थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि घर में पता ही नहीं था। घर वाले सोचते थे कि ताइक्वांडो चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा कि अखबार में पिता ने नाम पढ़ा और पिता की आंखें भर आई। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर बॉक्सिंग में 3 नेशनल मेडल और HMD गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पर पहला गोल्ड मेडल जीतने का खिताब हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोच पूजा यादव जी की, जो अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बॉक्सिंग कोच के रूप में तैनात हैं। आज पूजा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार पूजा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूजा जी, आपकी कहानी और बॉक्सिंग ये इत्तेफाक ही है, ऐसा आपसे बातचीत करके पता चला था। पहले जानना चाहेंगे कि वो अनजान व्यक्ति था कौन जिसने आपकी जिंदगी को एक दिशा दी। वो कहते हैं ना, लाइफ में कुछ चेंज होने वाला होता है तो भगवान किसी न किसी को भेजता है आपकी लाइफ में, आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। हुआ यूं कि मेरे को जैसे कुछ फिजिकली एक्टिविटी करनी थी, तो मैंने रायपुर में एक ताइक्वांडो के लिए अप्लाई किया। और मैं रोज, जैसे मेरा घर है ये रिंग रोड पे, तो वहां से मैं साइकिल से जाती थी रायपुर ताइक्वांडो सीखने के लिए डेली। तो सडनली जहाँ हमारा स्कूल था HGRR, उससे पहले एक भैया थे, उन्होंने मुझे देखा कई बार आते जाते। सडनली बोला कि सुनो छोटी सुनो। तो मैंने बोला हाँ जी भैया बोलिए, कि क्या तुम ताइक्वांडो खेलती हो? मैंने कहा हाँ भैया ताइक्वांडो खेलती हूँ रायपुर में। क्या तुम्हारा ना बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, हाइट भी है, तो तुम एक काम करो, तुम परेड ग्राउंड चले जाओ और वहां पर जाके ना सुशीला राणा मैडम है, उनसे मिल लेना। वो तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा करा देंगी, कि तुम ऐसे गेम में जाओ जो ओलंपिक में है, जिससे आगे भविष्य हो। ताइक्वांडो में अभी इतना स्कोप नहीं है, कोई ऐसा वैसा गेम खेलो थोड़ा। तो मैंने उस दिन तो मैं चली गई, पर मेरे दिमाग में ना वो बात चलती रही कि उन्होंने ऐसा बोला है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर पता किया, फिर पता लगा कि परेड ग्राउंड में है, ऐसा गेम होते हैं वहां पर। तो सुना कि वहां बॉक्सिंग भी होती है। तो मैं एक दिन ऐसे ही 12 अगस्त 2004 का समय है। आपको डेट भी याद है? हाँ, लाइफ का एक वो था ना, टर्निंग पॉइंट था, तो ये याद तो रखना ही था। तो वो डेट मुझे कभी भूलती नहीं। 12 अगस्त 2004, बरसात का टाइम था, बारिश तो होती है देहरादून में बहुत अच्छी। तो मैं पहुंची परेड ग्राउंड शाम के टाइम, और घर में नहीं बताया था कि मैं जा रही हूँ, उन्हें लगा ताइक्वांडो जा रही हूँ। तो किसी तरह मैं पहुंची परेड ग्राउंड, और वहां स्कूल के बाद और जैसे गई तो वहाँ बारिश के कारण वो परेड ग्राउंड का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग, वहाँ बच्चे थोड़ा साइड में थे। तो वहां मैंने पूछा कि सुशीला राणा मैडम के बारे में। तो कहा मैडम तो आज आई नहीं है क्योंकि उनका कोर्ट बाहर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा बॉक्सिंग के ग्लव्स पहन के कुछ बच्चे खड़े थे। तो हाँ बॉक्सिंग भी होती है? कह रहे हाँ होती है, सर बैठे हैं अंदर।
तो अगर आपको सीखनी है तो आप जा करके एक बार बात कर लो। जी। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या है ना, गांव के बच्चे वो कुछ वो तो है नहीं कि थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। चली गई मैं अंदर सीधा। तो वहाँ लुंठी सर का ऑफिस था एक छोटा सा, पहले वो सीढ़ी के पास हुआ करता जी था। जी बिल्कुल था। हाँ, छोटा सा ऑफिस। हाँ। तो उसके अंदर मैं गई तो वहाँ सारे कोचेस बैठे थे। तो उस समय मल सर से कोई परिचय नहीं था। तो मैंने बोला मैं कम इन सर। तो मैं अंदर जाके बोला कि मुझे ना बॉक्सिंग सीखनी है। तो लुंठी सर ने इशारा करा, ये बैठे हैं बॉक्सिंग के कोच। तो मैंने फर्स्ट टाइम मल सर को देखा। मतलब एक पर्सनालिटी लगती थी उनकी, मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके चेहरे पे इतना तेज था। अभी भी है। हाँ, अभी भी सेम। तो मैंने बोला सर मेरे को बॉक्सिंग सीखना है। किधर से आया तू? मैं नेहरू ग्राम से आया हूँ। कह रहे अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं सर 10th में। कि 10th में गया है कि 10th में है? मैं सर थोड़ा 10th फेल हो गया है। थोड़ा 10th फेल हो गया। मैं सर थोड़ा 10th इस बार मेरा रह गया। तो सर ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, और अभी इस समय एडमिशन भी नहीं है, तुम जाओ। तो हताशा हो गई, उन्होंने मना कर दिया, वापस ताइक्वांडो में जाते हैं। मैं बाहर निकली और बेंच पे बैठ गई, बारिश रुकने का वेट कर रही थी। सडनली क्या हुआ कि मल सर पीछे से आया, कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा मैं जी सर, एक काम कर कल से आ जा, देखते हैं कुछ टाइम थोड़ा सा इधर को ट्रेनिंग करा के कितना कैच करता है तू। मतलब वो बारिश जो हो रही थी वो इसीलिए भूल गई बारिश। मैं भागी हूँ सीधा बाहर को साइकिल की तरफ, उठाया बारिश में घर, साइकिल चलाते हुए घर। तो एक्साइटमेंट का लेवल ऐसा था कि बॉक्सिंग, वो एक होता ना टीवी में देखते थे हम बॉक्सिंग। Yes. ये तो कहाँ, वहाँ हमारे यहाँ बॉक्सिंग का तो लड़कियां बॉक्सिंग खेलती हैं ऐसा कुछ कल्चर ही नहीं था। मतलब उस समय तक मतलब इतना कुछ, जैसे अभी तो बहुत हाईलाइट है कि फीमेल बॉक्सिंग खेल रही, इतना नहीं था कल्चर। तो उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो रात भर नींद नहीं आई अगले दिन कि जाना है बॉक्सिंग खेलने है। फिर ये भी टेंशन कि घर में बताया नहीं है पापा को, अब डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा कुछ दिन इसको ऐसे ही रखते हैं, क्या पता ये चीजें वर्कआउट करती हैं कि नहीं। तो मैं नेहरू ग्राम SGRR में पढ़ती थी मैं। तो मैं जाती थी स्कूल, फिर आकर के चेंज करके सीधा साइकिल से परेड जाऊँ। और मैंने स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया तो मलसर स्टार्टिंग में उन्होंने ऑन गार्ड पोजीशन जो बेसिक्स है ना, उन्होंने वो उनका एक ट्रेनिंग का वे ऑफ ट्रेनिंग है एक, तो वो ना बेसिक्स पे बहुत काम करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको जाते ग्लव्स बना देंगे। मलसर बहुत स्ट्रिक्ट कोच हैं। उन्होंने बेसिक्स पहले खड़ा होना सिखाया, कैसे मूवमेंट करनी है, क्या फिजिकल कराते हैं थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है तुम वहां घर दूर है, उधर सुबह मॉर्निंग रनिंग करो, ऐसा करो, पुशअप करो। धीरे धीरे करा। फिर धीरे धीरे क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट आने लगा बॉक्सिंग में। और मलसर तो अच्छा कराते ही थे, साथ में सपोर्टिंग जो सीनियर भैया लोग होते हैं वो लोगों ने बहुत हेल्प करी। तो उसमें थे एक जोशी भैया थे, अभी पुलिस में है हमारे, CPU में रहे, हरीश जोशी, प्रमोद राणा भैया थे, रिंकू भैया थे, कंडवाल भैया। तो वो क्या ना, ये लोग ना छोटी बहन समझ के मतलब बहुत हेल्प करते थे। मतलब ऐसे भी हमारे सीनियर थे कि यूनिवर्सिटी गेम्स में उनको जो पैसे मिलते थे खाने के लिए दिए, जिसे उनको 100 रुपए मिल रहा है, उसमें से 50 मुझे देने, जा तो जूस पी लेना। इतनी हेल्प करते थे कि कभी कुछ मतलब उनको जो मिल रहा है वो मुझे भी दे रहे हैं। इससे मैं और एक लड़की और थी पायल, हम 2 ही लड़कियां थी उस समय, तो इतना हेल्प करते थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ। फिर जब काशीपुर में कंपटीशन हुआ, वहां जब मैं मेडल लेके आई हूँ, और न्यूज में वो अखबार में फोटो आया ना, पापा ने देखा, पापा ने न्यूज पढ़ी, अरे इसका फोटो बताया लोगों ने आसपास की भाई आपकी बेटी का फोटो आया। तो देखा तो फिर नहीं बोला, इधर आ बेटा, तू तो कह रहा था ताइक्वांडो खेलता है। पापा ऐसी बात करते हैं। मैंने पापा मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर लिया। और बताया कि वो मलसर है वहां पर। तो जैसे मल जी की आप बात करें पूजा, मैं यहाँ पे तुम्हें रोक रही हूँ। मल सर का परिचय, क्योंकि तुमसे मेरी बात हुई थी, तो जब मल सर पहली बार आपको मिले, अर्जुन अवॉर्डी, मुझे उसमें मालूम ही नहीं था। और मल सर आपको बोल रहे हैं लिटरली गुरु, ऐसा जो सीधा अर्जुन अवॉर्डी, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हाँ नहीं, वो आपको मिल गए। मेरे को मालूम ही नहीं था कि वो अर्जुन अवॉर्डी हैं। वो तो मेरे स्कूल के PTI थे रमाशंकर सर, वो एक दिन आए तो उन्होंने मुझे देखा, अरे तू यहाँ, तो वो आते थे वहां पर हैंड बॉल के वो थे तो कोच। तो कह रहे हाँ, मैंने कहा मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली है। तो कह रहे तुझे पता है वो कौन है? नहीं। तो मलसर ट्रेनिंग कराते हैं। अरे वो इंडिया के, एशिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवॉर्डी बॉक्सर है। मेरे को उस दिन बड़ा ताजुब हुआ, उनका ये बहुत बड़ी बात है, हमें क्या पता कि क्या है। उस समय खेलों से जुड़ा उनका अर्जुन अवॉर्डी क्या होता है। तो उस दिन जब बोला गया तो सर ने तो बहुत बोला, अरे वो तो बहुत अच्छे इंसान है और अब छोड़ना मत।
मतलब मेहनत करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद से फिर मल सर ने, जैसे एग्जाम आने वाला था, 10th था मेरा खराब, तो मल सर को था कि भाई इसका तो 10th जरूरी है। तो मल सर का एक ये भी नेचर है, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं बॉक्सिंग है पर खेल है, मतलब खेल है पर आपको एजुकेटेड होना है, आपको पढ़ाई भी इक्वली आपको इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे दिसंबर में भेज दिया, कह रहे बॉक्सिंग तब सिखाऊंगा 10th पास करके आएगा। अच्छा, तो मतलब मल सर का बॉक्सिंग के साथ साथ एजुकेशन पे भी बहुत फोकस रहा है। हाँ, उस साल मैंने खूब मेहनत करी, मतलब मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी और पास होके आई हूँ अच्छे नंबरों से। तो मल सर को जब दिखाया तो बहुत खुश हुए। अच्छा पूजा, जैसे तुम कह रहे हो कि मल सर का पढ़ाई में भी रहता था, आप बता रहे थे कि मल सर ऐसे गुरु हैं कि जो आपके कॉलेज, स्कूल और आपके घर तक भी खुद आए, जबकि तुमने घर में बताया नहीं था। हाँ, मिलना है तो वो एक इंसिडेंट है। वो क्या नहीं, वो क्या है, मल सर एक दिन ऐसे ही स्कूटर बोले, मैं साइकिल लेके नहीं आई थी उस दिन, शायद साइकिल कुछ खराब रही होगी या स्कूल से डायरेक्ट आ गई थी, तो मैं छोड़ता हूँ तुझे घर, बैठ पीछे। तो मल सर के पास स्कूटर था एक बजाज का, ग्रीन कलर का, मुझे याद है। वो ले गए और वो जोगीवाला चौक से जैसे घूमते हैं मेरे घर के लिए, तो जो नेहरूग्राम रोड जा रही है, हाँ, बिल्कुल। तो चौक पे पापा मिल गए, पापा रोडवेज में थे, उतर के आए तो बैठे थे वहां पर, तो देख लिया तो वहीं पकड़ लिया। तो मैंने बोला ये सर है। तो सर पापा को मैं पहली बार किसी के पैर छू रहे हैं। अच्छा, तो पापा तो भाई फिर तो मल सर से मतलब उनके बारे में जानते थे, तो मल सर ने बोला कि आपकी बेटी अच्छी है, थोड़ा इसका डाइट पे ध्यान दो और अच्छा करेगा बॉक्सिंग में। मेरे घर भी आए, मम्मी से मिले हैं और मेरे स्कूल गए, मेनली मेरे टीचर्स से मिल के आए। मेरे एक एक टीचर्स को जानते थे, मेरे टीचर्स भी जानते हैं उनको, मल सर को अभी पूछते हैं, जैसे कभी फोन आता है ना तो बोलते हैं मल सर कैसे हैं, उनका अच्छे हैं सब, मतलब सभी जान रहे हैं। और जब मैं डीबीएस में मेरा एडमिशन हुआ है कॉलेज में, तो वहां पर तो हमारे एसके अग्निहोत्री सर हैं, वो स्पोर्ट्स का देखते थे, तो मल सर वहां भी आए, कॉलेज में भी आते थे, एक दो बार आए हैं। उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड सर्कल से वो वाकिफ थे, कौन कौन मेरा दोस्त है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, सब पता होता था उनको, मतलब सब बताना है। मतलब कोच प्लस पेरेंट्स दोनों चीजें उन्होंने भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाई हैं। उन्होंने पढ़ाई पे मतलब इतना फोकस करवाया कि तुमको पढ़ना है, एक अच्छे मार्क्स से पास होना है। और ग्रेजुएशन होते ही उन्होंने एनआईएस करने भेज दिया। मैं मना कर रही थी, उस समय मेरा इंडिया कैंप में नाम आया था सेकंड टाइम, ये 2008 में मेरा मेडल था जब नेशनल आगरा में, यूपी में जब हुआ था। तो 9 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो 9 में कैंप था, तो मैंने सर को बोला, फोन किया, मैं सर कैंप में नाम आया। पहला क्वेश्चन, एग्जाम फाइनल ईयर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंप से ज्यादा, सीधा बोला कि नहीं आपको एग्जाम। जिद नहीं की थी? मैंने जिद नहीं करी, क्योंकि ये बोला गया था कि मल्स आपको ना, गुरु का वचन है कि जो उन्होंने बोल दिया, उनके आगे अपनी चलानी नहीं है, वो जो बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हो। तो मतलब आपने उसको फॉलो जरूर किया? हाँ, मेरा ये था कि सर ने जो बोला वो मैंने फॉलो किया। अगर सर बोल रहे हैं कि इतना वर्कआउट है तो ये करना है, आपको ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, यहाँ जाना है तो नहीं जाना है कि नहीं जाना है, वो बोल दिया कि आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको एनआईएस करना है। फिर एनआईएस करने के बाद कह रहे तो एनआईएस करके खेल, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सर ने आपके लिए जो लाइन थी वो खींची हुई थी, तुम्हें केवल चलना था उस पर, उनके अनुसार। हाँ, उन्होंने बोला कि तू एनआईएस करने जा और उसके बाद खेलना, और फिट होकर आएगा और नॉलेज लेके आएगा। मैंने कहा हाँ, अब एनआईएस में तो हम जानते हैं ना सब, फिजियोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, डाइट के बारे में, क्या ट्रेनिंग प्लान है, कितना लोड, रिकवरी, ये सब। उसके बाद आके मैंने फिर जिला खेल कार्यालय में जैसे मेरा जॉब लगा फर्स्ट, तो 2010-11 में मेरा एनआईएस है, 12 में छिद्दरवाला, आप जानते हो। आप बता रहे थे कि छिद्दरवाला वाला जो जब पहली पोस्टिंग मिली, छिद्दरवाला, ठीक है, जिला खेल कार्यालय के, आप वहां पे एडॉप में थे शायद, है ना? जब आप वहां पे गए तो आप बता रहे थे कि आपको लेने जो आए वो 70 बच्चे गाँव के, वो भी छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो कभी ना भूलने वाला मोमेंट है। क्या कैसा लग रहा था, क्या सोच के यहाँ से निकली थी तुम? पहली जॉब? देखो, पहला जॉब, और उस समय घबराहट भी थी कि नया सेंटर स्टार्ट हुआ। असल में वो नया सेंटर खोला गया था, तो छिद्रवाला में स्कूल है वहां पर एक, तो शारदीय शिशु मंदिर, वहां पर वो खोला गया था छिद्रवाला में, तो साहब नगर में पड़ता है। उनके स्कूल के आगे थोड़ा सा ग्राउंड था, तो गांव के काफी बच्चे थे इसमें, तो सेंटर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से मुझे सामान दिया गया, देते हैं ग्लव्स, पैड, हेड गार्ड, ये सब, कि आपको वहां ले जाना है, और अब आपका सेंटर ओपन हो चुका है, वहां कोचिंग कराई। तो मैं यहाँ से उत्तराखंड रोडवेज जिंदाबाद, पापा रोडवेज में थे, तो बस में सामान डाल के ले गए। छिद्रवाला में मैं उतरी हूँ और बच्चे करीब 70 बच्चे रोड पे मुझे लेने आ रखे थे,
और वो सामान उठा के जब चले हैं वो अंदर गांव में हल्ला मचाते हुए, मतलब भीड़ लग गई, तो वो मतलब लोग खिड़कियों से देख रहे हैं, ऐसे छतों से मतलब देख ऐसा रहे हैं। कौन आया? हाँ कौन आया ये क्या हो रहा है, और हल्ला मचा रहे हैं वहां पर। और वो ना सच में वो कभी ना भूलने वाला मोमेंट है। वो बच्चे बहुत प्यारे थे, अभी तो मोस्टली आर्मी में है। अच्छा, आपके जो बच्चे थे? हाँ आर्मी में, अनिल पुन है, ऐसे वो पुन ब्रदर्स थे वो आर्मी में है, एक विकास नेपाली, काफी स्टूडेंट है, वो भी आर्मी में है, देश की सेवा कर रहे हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कैसा लगता है पूजा जब अपने स्टूडेंट जो हैं देश की सेवा में या आगे बढ़ते हैं, कैसी खुशी होती है? बहुत ज्यादा, कि कुछ अच्छा अचीव किया, कि कुछ कंस्ट्रक्टिव किया मैंने सोसाइटी के लिए, कि एज ए प्लेयर एक अलग रोल था, और जो ट्रांजिशन होता है ना एक प्लेयर से हम इसी कोच क्वेश्चन पे आने वाले हैं। बिल्कुल, वो अभी एक प्लेयर से एक कोच बनना। हाँ। यस, बिल्कुल, आप खिलाड़ी से कोच बने हैं। इस पूरी बहुत लंबी जर्नी थी और बहुत कुछ देखा होगा आपने। तो पूजा, इससे पहले जब ट्रेनिंग थी, हम ट्रेनिंग पे बात करते हैं क्योंकि बॉक्सिंग के लिए या किसी भी खेल के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब गुरु मल सर थे, लेकिन मल सर के साथ अपने लिए कितने नियम होते हैं, किस तरह से तुम फॉलो करती थी? तकलीफ भी होती रही होगी, मुश्किलें भी आती रही होंगी, कैसी होती है बॉक्सिंग की ट्रेनिंग? बॉक्सिंग का ट्रेनिंग समझ लीजिए जैसे आपकी रियल लाइफ है ना, सेम है। कब कहाँ से पंच पड़ेगा, कब कहाँ से कोच की निगाहें घूरेंगी, कब ऑडियंस आपके साथ होगी, कब खिलाफ हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो सेम ऐसे ही है बॉक्सिंग में, आप जितनी मेहनत करो एकाग्र होके, वो भी कम है आपके लिए, क्योंकि रिंग की सिचुएशन इंडिविजुअल गेम है ना, आपके साथ टीम नहीं उतर रही है। जी बिल्कुल। आप रिंग में उतर रहे हो, आपको अकेले लड़ना है, और प्रेशर होता है आपके पास ऊपर परफॉर्मेंस का, फिर अपोनेंट का डर, फिर क्राउड, ऑफिशियल बैठे हैं, इतनी भीड़ है, मंच है, आप अकेले रिंग में जा रहे हो, तो वो एक स्टार्टिंग में बड़ा घबराहट सा होता है। जब आपका नाम आ गया ना बाउट लिस्ट में, तो लुक लुक स्टार्ट हो जाती है दिल में। अच्छा, हाँ, कि अब बाउट है, वो है, सिम्टम्स है। बाद में जब मैं एनआईएस गई तो वो पढ़ा उसके बारे में, कि बार बार यूरिन जाना, गला सूखना, कहते हैं ना गला सूखता है सच में रियल में। तो उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो पंच पड़ रहा है, आप हारो या जीतो, पंच तो आपको पड़ेगा, तो पंच को बेयर करने की क्षमता, उसको सहने की, वो डेवलप करनी होती है। वो कैसे होती है ट्रेनिंग में, आप रनिंग पे ध्यान, आप रनिंग कर रहे हो, आपका एंडोरेंस हो रहा है, ठीक है, आप स्पीड ट्रेनिंग कर रहे हो, स्प्रिंट्स कर रहे हो, स्पीड बढ़ रही है, उसका आपका एंडोरेंस और स्पीड में इफेक्ट पड़ रहा है। आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, स्ट्रेंथ कर रहे हो, वो जरूरी है। आपको उसके बाद ना साइकोलॉजिकली भी आपको स्ट्रांग होना है, क्योंकि आपको वो प्रेशर झेलना है। आप जब रिंग में गए, ठीक है, एक तो आपके अंदर वो जंग चल रही है कि क्या होगा, परफॉर्मेंस प्रेशर है, उसके बाद आप खेल रहे हो, अगर आपको 2-4 पंच लग गए ना, तो नीचे से कोच घूर रहा है वो ऐसे देखना पड़ता है सर अभी घूर रहे हैं, पंच मारो, ऐसा चल रहा है। फिर ऑडियंस भी गालियां दे रही है, जो अपने पक्ष वाले होते हैं ना, अबे ढक ठीक से मार, अरे क्या गार्ड ऊपर रख ले। अच्छा, सुनाई सब दे रहा होता है? हाँ सुनाई दे रहा है, गार्ड रख। वो एक अराउजल लेवल क्या हाई होता है ना उस समय जब रिंग में बाउट चलती है। आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि जब आप जीत रहे होते हो ना, तो अराउजल लेवल ऐसा होता है ना, पंच मार कर ताकत वापस लौट रही है अगर आप जीत रहे हो। पर अगर आप हार रहे हो तो ऐसा लगता है प्राण निकल रहे हैं बॉडी से। बाप रे। मतलब हमने रिंग के बारे में और मतलब टीवी में बहुत कुछ देखा है, कई बार देखा है, लेकिन उसे फील करना ये आपके द्वारा कर पा रहे हैं। जब आप बैंडेज बांधते हो ना रिंग में जाने के लिए, उस समय चल रहा था दिमाग में, ये पंच मारना है, ये वो अपोनेंट कहाँ का है, कैसे मारना है, और मतलब ट्रेनिंग का जितना सीखा था सब याद है, वो सब चल रहा होता है दिमाग में, क्या करना है, मैं हार गई तो कोच क्या बोलेंगे, और नहीं मेरा पिछली बार ये ब्रॉन्ज मेडल था, इस बार तो मुझे ऊपर जाना, या अपोज में कौन है, हाँ अपोनेंट में कौन है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई बिग नेम है, तो वो सब चीजें प्रेशर, वो दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है। तो वो जब हम ओवरकम करते हैं ना, असल में हम जितना फिजिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं उतना हमें दिमागी ट्रेनिंग भी करनी, इमोशन कंट्रोल जिसे बोलते हैं। वो तो वो रिंग में तब निकल के आता है कि जब आप इमोशन कंट्रोल करके, कि नहीं अब अगर आपको लग रहा है कि लास्ट पंच में भी जीतना है, तो आपको मारना है, जीतना है, और वो जीत की जो ललक होती है ना, भूख, वही आपको आगे बढ़ाती है। अच्छा, लाइफ में वैसे ही। जैसे आपके जो हैं अवार्ड्स की बात करें, 3 नेशनल अवार्ड, हाँ जी, 3 नेशनल है और 3 ऑल इंडिया नेशनल हाँ, मेडल है। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे जब पहली बार तुम नेशनल के लिए गए होगे, फर्स्ट टाइम नेशनल खेलना अपने आप में बड़ी बात, फिर आप इंटरनेशनल? नहीं, इंटरनेशनल में नहीं, मैं कैंप में रही हूँ, इंडिया कैंप में। ओके, इंडिया कैंप में था ना, ठीक है। तो नेशनल में जब आप पहली बार गए थे,
तो कैसे क्या दिमाग में चलता है दूसरे जगह की जो टीम्स हैं उनके साथ में, क्योंकि ट्रेनिंग सबके ट्रेनिंग कोचेज अलग अलग होते हैं, सबको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसा भी मैंने सुना और पढ़ा भी है, तो कितना सच है इसमें? देखिए, नेशनल खेलने जब बच्चा पहली बार जाता है ना किसी अलग स्टेट में, किसी भी गेम में हो, बॉक्सिंग ही नहीं किसी भी गेम में, आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या आपके अपने स्टेट में हो रहा है, तो पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं अलग अलग कल्चर के, ठीक है। साउथ का आ रहे हैं, हरियाणा के, मणिपुर के, सबका एक खेलने का पैटर्न होता है। हाँ। ठीक है ना, कोई रशर है, कोई हार्ड हिटर है, कोई मैनओवर है, सबके गेम स्टाइल अलग है। और हम जब मेरा पहला नेशनल था केरला, फर्स्ट नेशनल में केरला गई हुई, तो 3 दिन की ट्रेन की जर्नी और क्लाइमेट बिल्कुल चेंज, यहाँ ठंड दिसंबर और वहां पर सर्दी, तो गर्मी थी, यहाँ पर तो ठंड थी। तो हम कहते एक तो क्लाइमेट चेंज हुआ है। फिर वहां जाने के बाद जब पहली बार रिंग देखा हमने, असल में हमारे पास यहाँ सीमेंटेड रिंग था उस समय। अच्छा, मैंने देखा है, मुझे याद आया कि हम जब पहली बार मिले थे सीमेंटेड रिंग ही था। हाँ। जो ग्राउंड में जहाँ वो पर अंदर बिल्डिंग है, हाँ, अंदर मड था, बिल्कुल, और उसमें cemented। सीमेंटेड रिंग था। इवन हम वहां पे आप ट्रेनिंग करते थे, मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि सार्की सर आसपास कहीं रहते थे, कभी कभार मिले हैं सार्की हाँ, सर। बच्चों को वहीं ट्रेनिंग करते हाँ जी बिल्कुल। तो पूछा जैसे सीमेंट के रिंग में ट्रेनिंग और वहां से मेन रिंग में ट्रेनिंग, कितना हाँ, अंतर था उन दोनों में? वो जो रिंग होता है ना हमारा बॉक्सिंग का, वो उसमें कुशनिंग होती है। हाँ। तो पहली बार जब हम गए तो एक तो जूते हमारे नॉर्मल शूज थे, हम पता नहीं था रिंग शूज पहनना है। अच्छा। ठीक है, वहां जाके देखा हमने कि बच्चे रिंग शूज पहन रहे हैं, वो अलग होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने भी लिए। तो पहली बार रिंग केरला में मेरे लिए पहले एक्साइटिंग चीज वही था कि हमने रिंग देखा। उससे पहले कैंप में काशीपुर में देखा था, काशीपुर में साई सेंटर है, तो उनके पास रिंग था, तो हमने वहां ट्रेनिंग की थी कुछ दिन रिंग। तो वहां हमने देखा हुआ। हाँ, काशीपुर में हमने रिंग देख लिया था, जो प्रॉपर रिंग होता है। उसके बाद जब रिंग वहां देखा केरला में, तो वहां 2 रिंग लगे हुए थे, तो उसमें कंपटीशन था। तो उसकी पैडिंग और इसमें चारों कॉर्नर में पैड होता है, क्योंकि हमारे सीमेंटेड रिंग में तो ऐसा वैसे ही नहीं था। हाँ। हम ट्रेनिंग करते थे, तो वो सब चीजें देखी। फिर देखा कि कैसे राउंड हो रहा है, रेफरी आ रहा है, और वहाँ सब रेफरी इंडिया के दूर दूर से रेफरी आए हुए थे। मुझे तो याद है एक अशोक पवार दिल्ली के थे, वो थे मेरी बाउट में रेफरी। मतलब आपको तो मेमोरी बहुत गजब है। और वो स्पोर्ट्स बॉक्सिंग को लेके तो विशेष कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक एक इंसिडेंट याद है, किस राउंड में किससे हुई, कब बाउट हुआ। उसके बाद वो बाउट मैंने लॉस कर दी, मतलब तो मैंने सर को फोन किया कि मेरा ऐसा लॉस हो गया। तो सर ने पहली चीज बोली, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस हुआ, अभी बाउट देखना वहां पर। मैंने फर्स्ट टाइम वहां मैरी कॉम को देखा। अरे वाह, बॉक्सिंग लेजेंड जिसे बोलते हैं ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। उस समय मालूम नहीं था, तो वहीं जाके पता लगा कि मतलब वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम, ये है, तो वो खेल रही है। तो फर्स्ट टाइम देखा कि उनका स्टाइल कैसा है। वो साउथ पा बॉक्सर है, उल्टे हाथ से जिसे खेलते हैं ना, उनसे साउथ पा बोलते हैं हम लोग। ऑर्थोडॉक्स वो अलग स्टांस है, उनका अलग है। तो वो पहली बार देखा, तो वो वहां से हम देखते कि ये इनका किट कैसा है, ये कैसे खेल रहे हैं, किस स्टाइल क्या है। हाँ, स्टाइल क्या है। अलग अलग हरियाणा के बच्चे आ रहे हैं, मतलब उस समय के जो टॉप मोस्ट प्लेयर थे वो नेशनल्स में आए थे। वो फिर कोचेस देखे हमने, सीनियर कोचेस हमारे उत्तराखंड से। उस समय हमारी टीम हिमलता बगड़वाल है, अल्मोड़ा की थी। अभी साई कोच है, वो भी सीनियर है मेरे से, 14 बैच की, तो अभी दिल्ली में पोस्टेड है। वो ले गई थी हमारी टीम फर्स्ट टाइम। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और यहाँ से मतलब बिल्कुल साउथ एरिया में जाना, पहली बार सी देखना, तो उस समय सुनामी आया हुआ था 2004 की बात है। तो फिर वो आया, फिर धीरे धीरे अभी फिर उसके बाद 2006 में विशाखापट्टनम में मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल आया। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि कैसे मैंने बाउट जीती हूँ, कैसे ओवरकम किया वो फेयर। जब डर लगता है कि पंच लग रहा है, तो जब वो अराउजल लेवल होता है ना, जब जो मेडल जो मैंने जीता जिस राउंड में ब्रॉन्ज मेडल, तो वो अराउजल लेवल, पब्लिक भी जो क्राउड होता है ना वो चिल्लाता है। जब बॉक्सर जीत रहा होता है ना, उसके लिए सपोर्ट में चिल्लाते हैं, मारो मारो। अच्छा। तो वो एक अलग फीलिंग है रिंग के अंदर जो महसूस होती है। ओके, मतलब ये अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आपने इकट्ठे किए हैं या संजो के रखे हुए हैं कि बस जीवन भर इससे। ठीक है पूजा, जैसे आप बता रहे थे कि एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और नई नई चीजें आप हमेशा सीखते ही रहते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन आप एक बात और भी कहती हैं, आप कहते हैं कि सफलता में, जैसे लोग कहते हैं महिलाएं सफलता के पीछे, तुम कहते हो कि पुरुष जो हैं सफलता के पीछे हैं आपकी। हाँ, ये कहते हैं, पुरानी कहावत है, जाने किसने कह दी, वो चल रही है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ है। पर ये उल्टा भी है, हर महिला जो सफल हुई है किसी ना किसी पुरुष का हाथ है। चाहे पिता हो, भाई हो, पति हो, गुरु हो, कोई भी हो। आपके केस में तो ये बहुत सारी चीजें। मेरे तो केस में पापा, मेरा छोटा भाई, वो मुझे मतलब अब तक सपोर्ट करता है।
और मेरे कोच साहब तो है ही, मतलब वो बन चुका है कि वो एक कहावत हो गई है कि एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ है। पर ये तो सेम चीज महिलाओं के साथ है। आप देख लीजिए जितनी भी महिलाएं जिन्होंने समाज में कुछ किया है, कुछ भी अचीव किया है, या अपने पाथ पर आगे बढ़ रही हैं आगे, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पुरुष किसी न किसी रूप में सपोर्ट है। क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता ना तो आगे जाना मुश्किल है। जैसे हम लोग बॉक्सिंग खेल रहे हैं, पिता अगर फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें या मना कर दें कि नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं जाना है खेलने, तो कैसे कोई लड़की आगे निकल सकती है? उसमें पिता का, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, जिसके पीछे अगर फैमिली सपोर्ट है वो इंसान कहीं भी लड़ सकता है, कहीं भी सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। अच्छा पूजा, जैसे आप बता रहे थे कि आपने घर में नहीं बताया, ठीक है, घर में पता नहीं और ट्रेनिंग शुरू भी हो गई, आपके कोच भी आपको मिल गए और बॉक्सिंग के लिए तैयारी भी शुरू पूरी जोर शोर से। आपने बताया था कि कैसे आपने त्योहारों को छोड़ा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ट्रेनिंग में जब सुविधाएं नहीं होती, सुविधाओं के अभाव में ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल होता है एक बॉक्सर के लिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि ट्रेनिंग में जो हमसे पुराने लोग भी रहे हैं उनके पास भी सुविधाएं नहीं होती। जब आपको कुछ करना होता है ना, लगन होती है, तो आप फिर सुविधाओं का मुंह नहीं देखते, ताकते नहीं कि कोई सुविधा हमारे लिए टपकेगी, हम कुछ करेंगे, कोई हमें ग्लव्स ला के देगा तब करेंगे हम। नहीं, सुविधाओं का अभाव तो देखिए, जो अब फैसिलिटी है ना उस समय नहीं थी। जैसे हमारे पास पहले रिंग नहीं था, इंडोर नहीं था। अब इंडोर होने से क्या है कि आप किसी भी वेदर में ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी बरसात हुई तो हमारी ट्रेनिंग इफेक्ट होती है, उससे ज्यादा ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है तो हो रही है, ये ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही है तो भी हो रहा है, तो वो चेंजेस आ गया। दूसरा क्या है कि अब इक्विपमेंट्स, अब हमारे पास उस समय बांधने वाले ग्लव्स थे, वेलक्रो वाले नहीं आए थे, वो बाद में आए, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, नई चीजें आती है। जैसे अभी बच्चे रेजिस्टेंट बैंड यूज कर रहे हैं, आपको जिम फैसिलिटी है, केटल बेल है और थारा बैंड यूज करते हैं, आपके पास बोसो बॉल, हम नाम पहली बार सुना, बाद में साई में आने के बाद सुना मैंने। जब मेरा साई में पोस्टिंग हुआ उसके बाद मुझे पता लगा कि इतनी लेटेस्ट चीजें हैं। कोई नए नए सेंटर देखे ना हमने जी, वहाँ लेडर ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग हमने नहीं करी है, हमारे टाइम पे ये कल्चर आया नहीं था। आई थिंक आपके समय में तो लड़कियां बॉक्सिंग में बहुत कम, लड़कियां बहुत बॉक्सिंग में जाना मतलब लड़कियां सोचती भी नहीं थी, पेरेंट्स ही नहीं भेजते थे। बिल्कुल, और आपने जो है बॉक्सिंग शुरू कर दी बिना घर में आप बताए। खुद सोचिए ना, मैं जिस गांव से हूँ, नेहरू ग्राम से, वो जो एरिया है जोगी वाला, कथनपुर वाला एरिया, वहां से सिर्फ मैं ही बॉक्सिंग खेलती थी, और अभी तक भी शायद वहां पर लड़कियों में बॉक्सिंग कोई नहीं खेला, क्योंकि आती ही नहीं है, पेरेंट्स नहीं भेजते, अरे फेस खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी। हाँ, ये वाली बात पूजा कितनी सच है कि जैसे लड़कियों को कि बॉक्सिंग में नहीं भेजेंगे या इस तरह के किसी भी गेम में जिसमें चेहरा, क्योंकि कहते हैं कि अरे शादी कैसे होगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? अब ये बताइए, जहाँ चोट लगनी होगी तो घर में लग जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं भी लग सकती है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बॉल लग जाएगी, आप हॉकी खेल रहे हो, हॉकी लग जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि कैरम और लूडो खेलेंगे हम, ये चेस खेलेंगे, ठीक है ना, तो चेस भी गेम है, कैरम भी गेम है। तो इतना ही अगर आपको लड़कियों को एम्पावर नहीं कर रहा है तो उनको घर में यही खिलाइए। पर लड़कियां बाहर निकल रही हैं भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो गेम है ना, एमेच्योर बॉक्सिंग, बहुत सेफ है। पता क्या है, जो लोग है ना वो देखते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग, ये टाइसन को देख रहे हैं, मोहम्मद अली को देख रहे हैं, इनका अलग है, हमारा अलग है। हमारा क्या है, बहुत सेफ है एमेच्योर बॉक्सिंग। आप फेस पे अगर आपको पंच पड़ रहा है या बॉडी पे कहीं भी पड़ रहा है, हार्ट बिलो पड़ रहा है, रेफरी पहले ही काउंटिंग दे देगा आपको, ठीक है। रेफरी आपको सेव करने के लिए रिंग में जरा सा आपको पंच लगा, हार्ट हिट जरा सा भी लगता है, वो काउंटिंग करके अबाउट रोक देगा ऐसे। और इक्विपमेंट इतने सही हैं, अभी आपके जो ग्लव्स है वो उसके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, हेड गार्ड है, आपके टीथ गार्ड है, तो सेफ्टी है। ऐसा नहीं है, बहुत रेयर केस में है कि कह सकते हो छोटी मोटी इंजरी, वो भी आपके कुछ गलत मूव्स की वजह से, जैसे कभी किसी का शोल्डर उतर गया या किसी का नी इंजरी हो गई। पर ऐसा नहीं है कि इंजरी हो जाएगी। और खतरा तो हर जगह, आप घर में काम कर रहे हो, कुछ भी लग सकता है आपको, आप गैस में खाना बना रहे हो, छींटा पड़ गया, लग गया चेहरा खराब, तो ये सब नहीं सोचना है। तो लड़कियों के लिए अभी तो लड़कियां खैर बहुत एक्सट्रीम अच्छा कर रही हैं। अभी तो देहरादून में, अगर देहरादून में, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग को लेकर किस तरह की संभावनाएं आप देख रही हैं अपने समय से तुलना करें? अरे अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो उत्तराखंड की लड़कियां बिल्कुल छाई पड़ी है बॉक्सिंग में। मतलब इंडिया गेम में है अभी लड़कियां, ASI पूना में लड़कियां हैं, टूर में हमारी लड़कियां रहती हैं। हमारे टाइम पे जैसे कमला बिष्ट, मोनिका सोन, प्रियंका चौधरी और भी कुछ लड़कियां थी। कुमाऊं
बेल्ट से ज्यादा रही हैं हमारे बॉक्सिंग में। पिथौरागढ़ के लड़कियां जैसे उन्होंने काफी अचीव किया। जैसे कमला बिस्ट है, उसने वर्ल्ड पुलिस गेम में भी गेम में मेडल लिया है, गोल्ड मेडल। प्रियंका चौधरी है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया है। तो ऐसे मतलब उत्तराखंड से काफी टैलेंट निकला है। तो अभी तो जैसे अभी वो है निवेदिता कार्की है और ये खुशी चंद है, काफी लड़कियां हैं। तो पिथौरागढ़ की लड़कियां वो अच्छा कर रही हैं, इंडिया कैंप में है, टूर पे है। अभी नैनीताल की एक लड़की है, उस सब जूनियर में अभी दुबई में मेडल लेके आई थी, उस कैंप में मैं भी थी। वो लड़की दुबई में मेडल लेके आई है। तो ये मतलब कि अभी जो उत्तराखंड में है स्पोर्ट्स में, खासकर बॉक्सिंग की हम बात करें तो बॉक्सिंग में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। और छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। क्या है ना, उनके अंदर ललक है कुछ करने की। और अभी पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो अवेयर हो रहे हैं ना स्पोर्ट्स के प्रति, कि अभी क्या है ना, पहले वो परंपरागत चीजें होती थी कि लड़कियां हैं तो फिर ये करवा दें, कंप्यूटर कोर्स करवा दें। अभी जा रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ धीरे धीरे। वो देख रहे हैं ना, मैरी कॉम को देख रहे हैं, निखत जरीन है, लवलीना है, हमारे इंडिया के कितनी प्लेयर अच्छा कर रही है। और बॉक्सिंग में ही नहीं, अदर गेम में भी आप रेसलिंग में देख लीजिए। अभी महिला क्रिकेट कितना अच्छा किया है। बिल्कुल सही बात है। बॉक्सिंग अभी उतना क्रिकेट जितना एक्सट्रीम हाईलाइट नहीं हुआ है, होते होते टाइम लगेगा, पर उसके लिए लोगों को अवेयर होना होगा। जैसे बच्चों को घर में बल्ला लाके देते हैं ना, बॉल की, बेटा क्रिकेट खेल लो, जिस दिन घर घर में बॉक्सिंग ग्लव्स आने लगेंगे खेलने के लिए बच्चों के लिए, बॉक्सिंग में अच्छा आएगा। जी, आप कोच हैं वो भी बॉक्सिंग की, जो आपके पास में बच्चे हैं जिन्हें आप ट्रेनिंग देते हैं और भविष्य के लिए तैयार भी कर रहे हैं। जब आप बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग के दौरान कई सारे चैलेंजेस आपके सामने भी आते होंगे। कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, इमोशनली वो थोड़ा सा वीक होते होंगे, कभी सुविधाएं नहीं होती हैं, परिवार कैसे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उनको उस लेवल तक पहुंचाना, उसके चैलेंज जो उनके सामने आते हैं आपके सामने, उनको कैसे खत्म करती हैं आप? देखिए, जैसे अभी मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के वाराणसी सेंटर में हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल। तो हमारा एसटीसी है, तो साई में हमारी जैसे 2 स्कीम है, एसटीसी और एनसीओई। एनसीओई में जो है वो एलिट लेवल के प्लेयर जो हैं वो हैं जिनकी एज 19 अबव है। और हमारे पास जो है 12 साल से बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं। कोई मणिपुर के बच्चे भी रहे हैं हमारे पास, उत्तराखंड के भी रहे हैं, अलग अलग स्टेट से। अब वो छोटा जो 12 साल का बच्चा आ रहा है ना घर से, उसका माइंडसेट अलग है। और मेरे पास स्पेशली गर्ल्स हैं, तो लड़कियां थोड़ा सा इमोशनल भी होती हैं। तो क्या है, जब वो 12 साल का बच्चा आ रहा है हॉस्टल में, माँ बाप से दूर आ रहा है, अपने वो एक सराउंडिंग होता है ना आपका, एक प्रोटेक्टिव एरिया जहाँ आपके रिलेटिव बाहर निकल, उससे बाहर वो बियॉन्ड लिमिट जा रहा है अपने ना, कि वो नई जगह आया। तो स्टार्टिंग में ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में हम प्यार से बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिवा अब कौन उनसे डील करेगा। बिल्कुल। पेरेंट्स फोन से बात करते हैं, कितना ही करेंगे। वो आया है नई जगह, तो नई चीजों को समझना, फिर ढलना। जैसे कोई मणिपुर की बच्ची आई है हमारे पास, मेरे पास 4 लड़कियां थी मणिपुर की, वो आफ्टर कोविड आई हैं। तो जब वो आई तो एक तो उनको समझना, उनका साइकोलॉजिकल उनका थोड़ा सा अलग था, वो उनका कल्चर अलग है, खान पान अलग है, वो यहाँ पर आके एडजस्ट कर रही थी। तो वही है कि उनको इमोशनली उनको किस तरह से संभालना, कि हमें उनको थोड़ा समझाना है, प्यार से रखना है और उनके साथ डील करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। क्योंकि छोटी बच्ची है ना, समटाइम नहीं बताती हैं रोल। मेरे को तो एक बार हमारे यहाँ जो आंटी काम करती है, उन्होंने बताया कि आपकी लड़कियां हमसे लिपट के रोती है, 12 साल 13 साल की लड़कियां, कि जब आप चले जाते हो ना, क्योंकि कोच से थोड़ा सा ना वो डरते हैं, चाहे मैं कितना भी फ्रेंडली रहूं। वो उसके बाद ना आंटी ने मुझे बताया एक दिन कि आपकी वो लड़की है, वो मेरे से लिपट के रोई है आज। मैंने कहा क्यों आंटी, क्या मम्मी की याद आ रही थी। तो आप थोड़ा सा मम्मी लुक में हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा लगा होगा मेरे से थोड़ा सा वो डरते झेकते हैं। तो मैंने बच्चों को बोला, उनका आपको जो फीलिंग है वो आप बोला करो, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस करो अपने आप को, आपके अंदर जो भी है, अच्छा है बुरा है, एक्सप्रेस करो। हम यही सीखते हैं ना। मेरा भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना। मैं एज ए प्लेयर से एज ए कोच, मेरा जो ट्रांजिशन रहा है, मेरे को भी बहुत कुछ सीखना पड़ा। असल में जब मैं एनालाइज करके आई, मुझे फीलिंग होता था कोच जैसा। मैं क्योंकि मैंने उसके बाद भी खेला है यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो मैं एक मुझे तमगा मिल गया कि ये कोच है, ठीक है। पर अंदरूनी तौर पे मैं खिलाड़ी थी। अब रिंग में बच्चा लड़ रहा है, मैं नीचे से गाइड कर रही हूँ, मेरे को मन कर रहा है मैं ऊपर चढ़ जाऊँ ग्लव्स पहन के। मतलब अंदर से वो ललक खिलाड़ी जो है वो निकल के, तो मतलब वो उसको ना कि मुझे गाइड करना है,
मुझे उनको अभी उन पे हावी नहीं होना है, तो वो चीज समझने में या अपना गुस्सा, अपना अराउजल उन पे नहीं निकालना है। तो अभी भी ऐसा होता है, तो मेरा भी अभी लर्निंग फेज है उन बच्चों के साथ में। मैं भी सीखती हूँ कि चलो देखा ये आज रो रहा है, किस बात पे रो रही है, उसका कुछ और मैटर है, उसको मम्मी की याद आ रही है, किसी को पापा की याद आ रही है, किसी को फ्रेंड की याद आ रही है, किसी को घर के खाने की याद आ रही है, ऐसा भी है। बिल्कुल, आप बच्चे घर से बाहर मम्मी के हाथ का खाना बोलते हैं कि नहीं हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है, हमें मम्मी का खाना है। मैं क्या कर सकते हैं, मम्मी को कैसे लेके आए? तो मैं ठीक है, जब तो घर जाओगे ना लेके आना और मेरे लिए भी लाना। अच्छा, आप इस तरह से हंसी में वो कर देते हो नहीं, ताकि नहीं, मेरे लिए भी लेके आओ। जैसे यूपी के बच्चे हैं तो वो उनको वहाँ का जो लोकल फूड है जैसे बाटी चोखा ये सब पसंद है, सत्तू के पराठे, मैंने कहा तो लाना तो मेरे लिए भी लाना, ठीक है ना, लेके आओ मम्मी से बोल के। अरे वाह, मणिपुर के बच्चे आते थे तो वो उनको उनका फूड अलग है। हाँ बिल्कुल है। तो ठीक है, आपको हम वो फूड प्रोवाइड नहीं करा सकते, पर जब आप घर जाते हो तो उसको एंजॉय करो। तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना फूड का। आपको वेट कंट्रोल करना है, आपको कार्ब्स कट करना पड़ेगा, आपको शुगर कंट्रोल करना है। आप मेनली बॉक्सिंग में वेट रिडक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आमतौर पर वेट चलता है। अब आपको उस कैटेगरी में खेलना है, फिर आपको वेट रिडक्शन करके फिर रिंग में चढ़ना भी है, तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए एक बॉक्सर बहुत स्ट्रांग होता है, और लाइफ में भी ये स्ट्रांगनेस बहुत काम आती है। अच्छा पूजा, ये सारी बातें हुई बॉक्सिंग की, लेकिन बात करें उस लड़की की, पूजा यादव, जो घर में माँ को, पिताजी को संभाल रही है, इतने दूर रह के भी भाई के लिए एक सहारा है। अरे भाई तो मेरा बहुत सपोर्टिव है, जैसे बोल सकते हैं ना एक बैकबोन जैसे बोलते हैं, स्ट्रांग, वो मेरा भाई है। अगर मैं बाहर निश्चिंत होकर हूँ मम्मी पापा के लिए, तो बिकॉज ऑफ माय ब्रदर जी। बहुत स्ट्रांग लड़का है और बहुत इंटेलिजेंट है, सुलझा हुआ है। बल्कि मैं आतंकवादी हूँ, आताताई घर में टॉम एंड जेरी होते हैं ना। हाँ, तो आप तो ऐसा ही है हमारा दोनों का। भाई बहनों में अमूमन ऐसा ही होता है। हाँ, बहुत प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है। शायद मुझको मुझसे बेहतर वो समझता है और बहुत सपोर्टिव है। तो लगता है मतलब घर से दूर रहने में कुछ मुश्किलें तो फेज आती हैं कि आप नई जगह, जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग केरला में रही है। बिल्कुल, पहली ही पोस्टिंग मेरी साइन में जब केरला में हुई, LNCP त्रिवेंद्रम। अच्छा, पहली पोस्टिंग केरला, जिसी पे हम बात कर रहे थे। केरला जब आप गए थे, फर्स्ट पोस्टिंग केरला, सामान पैक हो गया, सामान पैक करके लड़की निकल गई है केरला के लिए। घर में पीछे छूट गए हैं माँ, पिताजी और भाई। माँ स्थिति अलग, तबीयत ठीक नहीं है, पिता की भी स्थिति वही है, ऑक्सीजन उन्हें चढ़ता रहता है। उस स्थिति में घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल डिसीजन रहा होगा। हाँ, पर वही ना, मेरे भाई की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। उसने सब कुछ घर संभाला है पूरा। तो फिर आप जब निकले केरला के लिए, तो क्या चल रहा था दिमाग में? नहीं, मैं केरला गई तो मुझे तो पहले शौक था, लगा इतना दूर पोस्टिंग, मैं कैसे रहूंगी। मेरा फर्स्ट ईयर में केरला का आते ही मैंने पहले, मेरा क्या है ना, एक नेचर है, इमोशनली वीक हूँ। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम आने से पहले रोना स्टार्ट। फर्स्ट मेरे को रोना है, उसके बाद फिर मैं चीता हूँ। तो फर्स्ट वो थोड़ा जो स्टार्टिंग में ना, मतलब सहम जाता है कि यार इतना दूर, मतलब एकदम से घबराना, मतलब कि अरे केरला आ गया, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, कैसे एडजस्ट करूंगी जी, क्लाइमेट है ये वो। पर जब मैं वहां गई, स्टार्टिंग के 2-3 डेज तो मुझे लगा ऐसा अब क्या है, पर नहीं, वहां के जो लोग सपोर्टिव है ना, जो सीनियर्स थे, मतलब इतना ख्याल रखा है मेरा, इसकी कोई हद नहीं है। मतलब हमारे जो RD है डॉक्टर किशोर, रानी लक्ष्मीबाई, फिजिकल एजुकेशन के वो प्रिंसिपल भी थे और RD भी थे, साई का चार्ज था उनके पास प्रिंसिपल का। वो इतने सुलझे हुए इंसान, जब मैं पहली बार मिली तो उन्होंने सिंपली बोला, आप यहाँ आराम से रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोचिंग कराइए, आपकी छोटी बहन है यहाँ पर और इनको देखिए, इनके आप साथ अब बड़ी बहन बन के रहेंगी तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो वो वहां से मेरा एज ए कोच जो है, मेरा एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज बैरियर नहीं थी। वहां के बच्चों में लैंग्वेज बैरियर, अब कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और मुझे मलयालम नहीं आती, अब हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। अब किसी तरह धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा बहुत मलयालम सीखी, कोरच मलयालम पढ़ी छू। अच्छा, पढ़ी छू। अब इसका मतलब क्या था? मतलब थोड़ा थोड़ा मलयालम मैं पढ़ने लगी। अच्छा,
सीख लिया है। अच्छा थोड़ा सा एक रोजमर्रा के जो हमारे यूज होने वाले वर्ड हैं, अच्छा, वो शब्द पकड़ हाँ, के बातचीत धीरे-धीरे। कर लेते थे। हाँ, फिर वहां पर कुछ नॉर्थ इंडिया के कोचेस थे और वहां के जो कोचेस हैं जो केरला के, उनको अच्छा हिंदी आता है, तो वो बात करते थे, तो बहुत हेल्प हुआ मुझे। मतलब वहां मैंने एक एक चीज सीखी, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे काम करते हैं ना, ये मुझे LNCP ट्रिवेंड्रम ने सिखाया है। कि वहां पर जैसे एक प्रोसेस होता है ना किसी भी काम को सिस्टमैटिक करने का, जी वो एक साउथ इंडियंस का अलग ही है, अलग लेवल है। वो लोग हर चीज को ना बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। मतलब बीच से शुरू कभी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच नहीं है। बिल्कुल आपको सिखाएंगे, आपको नहीं आ रहा आपको गाइड करेंगे सिंपली। और वहां पर जाने के बाद एक ना वर्क पैटर्न अलग है, एक डिसिप्लिन बहुत है, तो वो चीज मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। और मेरा बहुत अच्छा बोलते ना वो रहा है वहाँ का एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों से। अब मेरा प्रोफेशन ऐसा है ना, मेरा ट्रांसफर होता है तो कहते हैं लोग जुड़ते हैं वहां पर, एक अच्छे रिलेशन बनते हैं उन लोगों से, इमोशनल बॉन्ड बनते हैं, फिर टूटता है। मेरा ऐसा था ना कि जब जब घर छूटता है उतनी बार दिल टूटता है, और जब जब कोई सेंटर भी छूटता है ना उतनी बार भी दिल टूटता है। मतलब आप जो है इमोशनली भी अटैच हो जाती हैं हाँ, लोगों से वो बहुत जल्दी। बहुत ज्यादा है। अभी तक त्रिवेंद्रम के कुछ लोग हैं वो अटैच है मेरे साथ, मतलब हम लोग फोन पे या वीडियो कॉल पे उसमें रहते हैं। फिर वाराणसी आना त्रिवेंद्रम से ड्यूरिंग कोविड 2020 की बात है, 15 सितंबर त्रिवेंद्रम में पहुंची हूँ, तो ज्वाइन किया मैंने। और BHU में मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहां ज्वाइनिंग देनी थी। पीक कोविड था और समझ में नहीं आ रहा था मतलब कैसे चीजें फिगर आउट होगी, कैसे सब सेटल होगा। पर लोकल जो बच्चे थे वहां पर ना पुराने, उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया, चाहे घर दिलवाना हो। मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 डेज तो होटल में रही हूँ, पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है क्या करना है। फिर धीरे स्टाफ ने सबने हेल्प करी, तो एक एक चीज मेरे को वहां सेटल होने में टाइम लगा। तो वो है कि वहां का कल्चर अलग है, और केरला का वो जो ट्रांजिशन हुआ ना, केरला का अलग 3 साल, फिर जब बनारस में आया तो एक अलग कल्चर। तो वो थोड़ा दिन चुप चुप थी मैं, फिर धीरे धीरे वो सब स्टार्ट हुआ। फिर अपने रंग में आ गया, बाहर आया, फिर शावक बाहर आया। बिल्कुल, तभी शावक भी है। अच्छा पूजा, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे बनारस की बात करें, आप तो बुलेट चलाती हैं, हाँ। आप बुलेट वाली पूजा है क्योंकि तो बुलेट जब चलाते हैं तो बनारस का जो माहौल है वो बहुत अलग तरह का माहौल है। तो वहां पे उत्तराखंड का माहौल बिल्कुल अलग। अरे तो बिल्कुल। कैसा लगता है आपको? मतलब बनारस में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं बताऊं आपको कि उत्तराखंड से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे आपको पता है ना हमारे यहाँ बिल्कुल नेचुरल प्लेस है। हाँ। सब जगह अच्छा व्यवहार, सीधे साधे लोग। केरला गई वहां अलग कल्चर, बनारस आई तो बिल्कुल भौकाल। गजब। बनारस के भौकाल बिल्कुल अलग है। तो मैंने रॉयल एनफील्ड है मेरे पास मेटियोर, तो मैं यहीं से चला के मैं 2-3 बार मैंने आपने बनारस बताया से था अप कि डाउन किया है। तो बनारस में स्टार्टिंग में ऐसा होता था ना, लोग देखते थे बाइक लेके जा बुलेट रखनी, और पता लगा है मेरा नाम बुलेट वाली रखा गया है। अच्छा, बुलेट नाम वाली क्या रख लिया? ओह माय गॉड, बुलेट वाली बॉक्सर मैडम। मैं इसे गेट से एंटर करूं, बुलेट वाली बॉक्सर मैडम। हाँ। तो बाद में बच्चों ने बताया मुझे, लोकल जो बाहर से आते हैं ना हमारे पास डे बोर्डिंग, क्योंकि अंदर के बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, बाहर वाले बच्चे सारी खबर रखते हैं। तो बताया मैडम आपका नाम भी नामकरण हो गया है। नामकरण हो गया है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वहां ना अलग कल्चर है, मतलब लोग तो सभी जगह सेम रहते हैं, बिल्कुल। पर एक सांस्कृतिक चीजें अलग होती हैं, और एक धार्मिक चीजें, एक तो धार्मिक जगह है वो। हाँ, बिल्कुल सही बात। बनारस तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हाँ। टूरिस्ट बहुत आते हैं वहां पर, और मुझे काफी सौभाग्य मिला घूमने का। सारनाथ, बनारस, मतलब पूरा एरिया, चंदौली। इवन आपके साथ कई लोग घूमे भी हैं। आप ये भी बता रहे थे कि आपके सौजन्य से आपने घुमाया लोगों को। हाँ, अब वो मुझे ऐसा वो मिल गया ना, सौभाग्य मिला है कि कभी कभी गेस्ट आ जाते तो मुझे मिल जाता है मौका बार बार घूमने का। तो काफी अच्छे, मेरे को बनारस में पंडित साजन मिश्र से मिलना हुआ है, पद्म भूषण है, और ये संजय मिश्रा जी जो एक्टर हैं, इनसे मिलना हुआ। मतलब एक से एक विभूतियां वहां पर मिल जाती हैं आपको। क्लासिकल म्यूजिक सुनने को मिल जाता है बहुत बढ़िया किस्म का। सुबह बनारस में एक प्रोग्राम होता है 80 घाट पे, से 80 घाट पे एक बनारस की जो सुबह है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। कहते हैं ना सुबह बनारस और शाम में अवध। खैर अवध की शाम तो मैंने देखी नहीं है, बनारस की सुबह देखी है।
बनारस को जो सुबह जो एक सुबह बनारस एक मंच- म्यूजिकल हाँ, एक वो है मंच है, एक जगह है वहां पर सुबह क्लासिकल म्यूजिक, आप तबला सुन सकती है, कभी शहनाई का प्रोग्राम, एक फोक सिंगर है वहां पर फेमस मालिनी अवस्थी जी, इनका प्रोग्राम होता है। मालिनी अवस्थी, आई नो। हाँ हाँ, वो ग्रेट सिंगर। या और फोक पे बहुत हाँ, काम है। फोक पे मतलब जब वो गाती है ना, मतलब ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं हाथ में। जी, उनको बहुत सुना है हाँ, हमने। वो क्लासिकल जो गाती है ना, कजरी और ये सब, जी। मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। और जब तबला बजाया जाता है वहां पर, और एक पंडित साजन मिश्रा, ये टू बताते हैं ना, साजन मिश्रा, राजन मिश्रा, मतलब उनका तो कोई जवाब ही नहीं है सिंगिंग में। मतलब ये सब चीजें, एक कल्चरल चीजें से जुड़ना। वैसे मेरा वो पोइट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट है। एक्चुअली शायद लोगों को पता नहीं है कि ये जो इंटरेस्ट है, हाँ। ये जो गीत और संगीत by और birth है। ये बाय बर्थ है। और पूजा जो है, आप केवल स्पोर्ट्स बॉक्सिंग वाली नहीं, आप पोयम लिखती हैं, आप स्टोरी लिखती हैं, गीत सुनती हैं, और जीवन में जितने रस होते हैं जो सुकून देते हैं, गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, कविताएं हो, ये सारी चीजें आप करती रहती है। आपकी अभी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है पोएम्स की। हाँ, चलो चले भोर की हाँ, ओर। बिल्कुल। तो आपकी जो ये बुक, और एक बुक पे आप अभी काम कर रही ये हैं। अभी स्टोरी बुक हाँ, है, स्टोरी बुक पे काम चल रहा है। इस पर काम चल रहा है। पूजा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि घाट बनारस का सुना हमने भी बहुत है, लेकिन बनारस की बात अगर करें तो बनारस और उत्तराखंड में डिफरेंस की अगर हम बात करें, कल्चर बैरियर की अगर हम बात करें, तो कितना अंतर आपने देखा कि महिलाओं को किस तरह से देखा जाता है? हाँ, थोड़ा सा वहां पर, जैसे हमारे यहाँ क्या है ना, उत्तराखंड में हमारे यहाँ वुमेन जो है ना, महिलाओं की स्थिति एक परिवार में केंद्र के रूप में रहती है। मतलब हमारे यहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब घर में बेटियों को बहुत सम्मान प्यार के साथ रखा जाता है। वहां भी बनारस में सेम कल्चर है, जैसे हमारे यूपी में और उत्तराखंड में, बस सभी जगह कहते हैं कि बेटियों को सम्मान दिया जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक्चुअली बेटियों का देवभूमि होने के कारण। देवभूमि होने के कारण एक अलग ही बेटियों का रुतबा है। हमारे यहाँ बेटियों को बहुत अच्छा, बिल्कुल छूट, जिसे बोल छूट भी नहीं, हम कौन होते हैं बेटियों को छूट देने वाले? छूट का मतलब यहाँ पे है कि आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, फ्री हैं आप। मतलब बेटियों को एक अलग ही, मतलब हमारे यहाँ पूरा बराबरी का दर्जा है। यूपी में थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि वहां ना पुरुष प्रधानता ज्यादा है, मतलब मेल डोमिनेटिंग थोड़ा सा वो है। बाकी कल्चरल चीजें तो चेंज होती हैं, लैंग्वेज चेंज है, आपका बोली भाषा, कहते हैं ना वो 100 कोस पे बदले वाणी, कोस पे वाणी, हाँ, वाणी, वो कहावत है। तो वही है, सेम वहां पर, वहां की बोली भाषा अलग है, हमारे यहाँ से वहां से थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है, पर ठीक है, चलता है। तो वो हम सीख रहे हैं वहां जाकर के अभी कि वहां का कल्चर कैसा है, वो लोग क्या फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर कैसा है, या केरला का कल्चर कैसा है। तो वो बैरियर कितना ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो सब चीज देख रहा है बचपन से। कभी वो आंध्रा जब जाता है, कभी हो तो हाँ, वो जाता है, नजरिया बदल जाता है। हाँ, अब मेरा देखने का नजरिया अलग है। अब कभी आसाम जा रहा है खिलाड़ी, कभी मणिपुर जा रहा है, कभी तमिलनाडु जा रहा है, सारे कल्चरल बैरियर तो वो खुद तोड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। सब जगह का पानी चख रहा है, सब जगह का खाना खा रहा है, कल्चरल इवेंट देख रहा है। मैंने कुचिपुड़ी भी देखा है, मैंने भरतनाट्यम भी देखा है, मैंने अपना छलिया डांस भी देखा है, और मैंने बनारस का भी क्लासिकल देखा है। तो वो है कि वो सब एक कल्चरल मेरे अंदर वो चीजें आ रही हैं, मैं उनसे लर्न कर रही हूँ, और आगे मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग में बहुत इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा, जैसे सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया बहुत हावी है आज के दौर में। हम उस दौर के लोग हैं जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी नहीं था, हम पैदल चलते थे, हम मतलब कुछ भी अगर कर रहे हैं तो हमें किताबों में। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। NS में मेरे को किसी ने बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि तू फेसबुक पे है। फेसबुक क्या होता है? मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा वो क्या है? नहीं, तेरा अकाउंट नहीं है? यार PNB में तो अकाउंट है, ये फेसबुक में क्या अकाउंट होता है? मैं PNB में अकाउंट है। तो ऐसा लगा यार, सच में हम बहुत वो है। उसके बाद उसने बोला नहीं यार, वो फेसबुक में मतलब हाँ, पता नहीं था उस समय तक
2010 हाँ 9-10 में, हाँ उस समय तो 10-11 इतना ज्यादा था भी नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो वो लोग फेसबुक में थे, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी तो एक्सेप्ट कर लेना। मैं कहा कहाँ भेजेगी, मैं कहा मेरा ना वो है उस समय मेरा रेडिफ मेल पे मेरा अकाउंट है। अच्छा। मैंने ये बोला, अब पता नहीं कुछ भी। उसके बाद बोला कि सोशल मीडिया ऐसा कुछ फेसबुक जैसा है, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे चीजें डेवलप चलेगा। अब तो सब जगह सोशल मीडिया। अभी क्या है ना, अभी जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में मतलब इतना इन्फ्लुएंस है ना कि वो ना ट्रेनिंग कर रहे हैं या लाइफ में जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, सुबह जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो खींच के डाल रहे हैं स्नैपचैट पे या कहीं इंस्टा उस पे, या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं छोटी से छोटी चीज, या कुछ अच्छा ड्रेसअप किया वो तुरंत डाल रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को। पर प्रॉब्लम ये है कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं। पहले आप कुछ बनिए, आप चाहे खिलाड़ी बनिए, आप एक लेखक बनिए, या आप एक पत्रकार बनिए, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाइए, आप उसमें एक्सीलेंस हासिल करिए ना पहले आप, ताकि लोग आपको फॉलो करें। आप किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे क्यों चलना चाहते हो? वो रास्ता उसका है, आपका रास्ता आपका है, मेरा रास्ता मेरा है। बिल्कुल। मैं आपके रास्ते पे क्यों चलूं? मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तो आप किसी को इन्फ्लुएंस हो गए कि वो देखो वो सीनियर ऐसा करते हैं, आप उनके रास्ते पर चलेंगे, या किसी को जल्दी नेम फेम मिल गया, या सोशल मीडिया के जमाने में चीजें जल्दी वायरल हो जाती है, कच्चा बादाम। हाँ बिल्कुल, व्यूज चाहिए। हाँ व्यूज चाहिए। तो आपको व्यूज रिंग में जब आप हो ना, आपको वो व्यूज काम नहीं आएंगे। आपकी जो मेहनत करी है ना, आपने पसीना बहा है, वो रिंग में काम आएगा। वो व्यूज इंस्टा के, वो फेसबुक के व्यू लाइक आपको उधर कुछ काम नहीं आएंगे जब पंच पड़ेगा। यानी कि रील में रहने से बेहतर है कि रियल में रहें। बिल्कुल। दुनिया वही है, आप रील की दुनिया एक अलग है। ठीक है सोशल मीडिया अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है ठीक है, पर उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर खिलाड़ी सोशल मीडिया पे ही लगा रहेगा कि वो लाइक्स का ध्यान रहेगा कि मैंने वही सुबह एक पोस्ट डाली है और मैं देख लूं उसके लाइक्स कितने, व्यू शेयर कर दूं, तो वो क्या ट्रेनिंग करेगा? फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस नहीं करेगा। एक खिलाड़ी ना एक साधु की तरह है, साधक की तरह। आपको क्या खाना है, आपको कितना सोना है, कितना रेस्ट करना है, आपको होली दिवाली त्योहार सब त्यागने पड़ते हैं जब आपका यानी कॉम्पिटिशन। तपस्या है। बिल्कुल तपस्या है। आपके घर में शादी है, कितनी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंपटीशन है, आप शादी अटेंड करेंगे, कंपटीशन जाएंगे, वो खिलाड़ी कंपटीशन जाएगा, वो वहां रसगुल्ले नहीं खाएगा क्योंकि वेट बढ़ जाएगा। तो वही दिक्कत है कि खिलाड़ी बिल्कुल एक साधक की तरह है, उसको वो तपस्या करनी पड़ेगी तभी वो अचीवमेंट कुछ ले पाएगा। और जब आप हार रहे हो ना, उसमें छोड़ नहीं देना। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, पर कभी ना कभी सफलता मिलेगी। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि असफलता बाध्य हो जाए आपको सफल कराने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना असफलता में और हटा दो तो सफलता हो ही। जाती है। बिल्कुल सही। पूजा जी, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप अभी वर्तमान में कोच हैं, और अब नेक्स्ट क्या तैयारी है, क्या सोच रहे हैं आगे, किस तरह से ट्रेनिंग में क्या कुछ नया देंगे, या अपने लिए क्या प्लानिंग आपने की? अभी जो जैसे कोचिंग में है ना, हमारे यहाँ जो कोचिंग एक फील्ड है जहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उसके लिए हमें भी सीखना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, नई चीजें, नई टेक्निक्स, नई चीजें अभी अपग्रेड करना है आपको। तो जैसे हमारे साई है, तो वो ऐसे अपग्रेडेशन कोर्स होते रहते हैं हमारे, जैसे साइकोलॉजी के हैं और हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशन के होते हैं। तो हम भी नई चीजें सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि वोसो बॉल को यूज कैसे करें, हम सीख रहे हैं कि थाराबैंड से कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है, तो वो चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों से, तो हम भी सीख रहे हैं। तो वही चीजें, लर्निंग फेज हमारा भी चल रहा है, बच्चों का भी है। तो वही है कि उसमें और एक्सीलेंस हासिल करना है। चाहती हूँ कि हमारे खिलाड़ी नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स भी जाएं और देश के लिए अच्छे खिलाड़ी बने, और समाज को हम कुछ अच्छा दे सके। क्योंकि हम मनुष्य रूप में जन्मे हैं ना, हमारा काम ये है कि हम इस समाज में अगर हम कुछ दें, कंस्ट्रक्टिव दें, पॉजिटिवली दें, तो ही हमारा जीवन तो हमारा जीवन सार्थक है। वरना तो कोई फायदा नहीं है। क्या है फिर जीवन? कुछ भी नहीं। पर हम कुछ दे के जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे कि हो कि भाई हाँ नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन हो, हमें रात को चैन की नींद आए कि जब हम सोए तो हमें लगा कि हमने कुछ किया है, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। सुबह उठे तो लगे कि एक तसल्ली रहे। जब हम सुबह उठें तो हमारे अंदर एक उत्साह हो कि हमें आज ये करना है, हमें आज का दिन जो है इसको इतिहास बनाना है। हम जो आज मेहनत करेंगे ना, वही इतिहास बनेगा। जो बीत गया उसकी कोई बात नहीं, उससे हमने सिर्फ सीखना है, क्योंकि हम बीती हुई चीजों को बदल नहीं सकते। अगर आप हार गए कोई बाउट या कोई मैच हार गए तो हार गए, अब उसका अफसोस क्या, उससे सीखो कि क्यों हारे। तो हम कमी थी। हाँ, हम आज जो मेहनत करेंगे ना, तो वही हमारा कल बनेगा,
वो हमारा भविष्य बनेगा। तो आज को इस तरह से जियो कि कल वो इतिहास बन जाए कि हमने मेहनत करी है। तो आज ही एक खिलाड़ी के लिए जो है आज का दिन है, जितना पुशअप करना है, सिटअप्स करना है, ट्रेनिंग करना है, रेस्ट करना है, खा लो, वो आज ही करो। आज मेहनत करो तो कल तुम्हारा अच्छा होगा, कल रिजल्ट मिलेगा। हम अपनी बॉडी को, जिसमें ना खिलाड़ी, हम बॉडी को जो देंगे बॉडी हमको रिफ्लेक्ट करेगी आपको आने वाले टाइम में। अब जैसे ना आप हो या कोई भी हो जो स्पोर्ट्स से नहीं है, नॉन स्पोर्ट्स वाले, आप भी डेली रूटीन में अगर आप कुछ भी नहीं करें, थोड़ा वर्कआउट करें, अपने शरीर पे ध्यान देना, तो से बोलते ना सबसे बड़ी पूजा अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर है ये, एक तरीके से टेम्पल है। तो आप जो अपने शरीर को आज देंगे ना, तो वो शरीर आपको बाद में लौटाएगा, और अच्छा देंगे तो वो दुगना करके लौटाएगा आने वाले टाइम। बिल्कुल सहमत हूं मैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आज में आपको जीना चाहिए, और आज ही है जो आप कर सकते हैं जिससे हमें बेहतर भविष्य मिलेगा। बिल्कुल, इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं कि बच्चे जब आते हैं तो चैलेंजेस उनके साथ में आते हैं, आप उन्हें सॉल्व करती हैं। लेकिन जो ये जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, ये बहुत फास्ट है, इसकी लर्निंग बहुत फास्ट है। आप इन्हें जब कुछ सिखाते हैं तो ये उस पर इफ बट जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो इफ बट को कैसे सॉल्व करते हैं आप? अरे इफ बट को हम फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि जेनजी जो आ रहे हैं ना, स्मार्ट है, स्मार्ट जनरेशन। हमको उनसे ना कोप अप करना है, उनको मैच करना है। कहते हैं ना, बॉक्सिंग में कहते हैं कि हमें अपने अपोनेंट की स्पीड को मैच करना है। अपोनेंट जितना स्पीड से खेल रहा है, हमें उससे दुगनी स्पीड से खेलना है। सेम है, आजकल के जो बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो सब कुछ आजकल नेट पे सब है, सब ज्ञान गुरु हैं आजकल, सब सोशल मीडिया पे सब देख के आते हैं कि भैया ये रिट्रीट मूवमेंट क्या है, शैडो ये बॉक्सिंग कर रहा है, वो कुछ नई टेक्निक, अब रील चल रही है तो उसमें कोई किस एक टांग पे एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वन हैंड पुशअप मार रहा है, वो सब देख के आते हैं। तो मेरा क्या है ना कि बच्चा का कोई इस तरह क्वेश्चन कर रहा है कि ये आप एक्सरसाइज करा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो बेटर ये है कि आप बच्चों से फ्रेंडली डिस्कशन करें कि आज हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज आपके कोर पे इम्पैक्ट डालेगी, या आपके हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप्स या जो भी है, उनको हमें डिफाइन करना है उसको। उसके बाद उनको बताना है, सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना है, क्योंकि बच्चे जो देख के आ रहे हैं और वो अकेले उसको करने की कोशिश करेंगे तो उनको इंजुरी हो सकती है। और ये ऐसा होता है मोस्टली, क्योंकि बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान है, खतरा है जान। बिल्कुल सही बात है, वो गगरी छलकत जाए, तो वो बिल्कुल सही बात है। तो बेटर ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ हमको उनकी लैंग्वेज में ही बात करना है, डूड बन के ही मिलना पड़ता है उनसे। ओके, मतलब अब आप मैम बन के बिल्कुल नहीं मिल सकते, बिल्कुल फ्रेंड बन के फिर वो समझते, फ्रेंडशिप करनी पड़ती है उनसे। हाँ, फिर वो समझते, फिर वो आपके क्लोज होंगे। अगर आप बिल्कुल डिक्टेटरशिप दिखाएंगे उनसे कि नहीं आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो भी एक मेथड है, पर मेरा जो पर्सनल मेथड है वो फ्रेंडली है। मैं डिस्कस करती हूँ बच्चों के साथ, मैं खुद बोलती हूँ कि आज ये ट्रेनिंग प्लान है, मैंने ये डिजाइन किया है, आप आज आपकी इस पे काम करना है, स्पीड पे या आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अब आप ये सेशन है, अब आप इसमें मन लगा के करिए, आपको जो क्वेश्चन है वो बताइए, या आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, मॉडिफिकेशन चाहते हैं, या कुछ हम पूछते हैं बच्चों से यूजुअली ट्रेनिंग से पहले। क्योंकि ना माइंडफुल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का ध्यान दिमाग ट्रेनिंग में नहीं है, अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, सपोज उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मदर बीमार है, फादर बीमार है, उसका पर्सनल कुछ चल रहा है, तो वो ट्रेनिंग पे ना उसका सिर्फ बॉडी है, दिमाग नहीं है, मन नहीं है, तो इंजुरी के चांसेस ज्यादा है और वो कुछ सीखेगा नहीं। बस वो एक खाना पूर्ति करेगा कि भैया हाँ 45 मिनट या 1 मिनट का सेशन है, मतलब टाइम काटना कह सकते, वो 1.5 घंटे वो टाइम काटेगा और चला जाएगा, वो कुछ सीखेगा नहीं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कुछ सीख करके जाए बच्चा, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका जो माइंड है ना और उसकी बॉडी, वो उस समय जब ट्रेनिंग कर रहा है तो उस जगह पर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस चीजों से निपट सकते हैं। और जैन जी तो वैसे भी बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा पूजा, एक प्रश्न बड़ा देर से अंदर चल रहा है कि आप जी और बॉक्सिंग का साथ, ठीक, और आपके कोच अर्जुन अवॉर्डी, कैसा प्राउड, मतलब किस तरह से क्या चलता है दिमाग में, एक ऐसा कोच जो देश को रिप्रेजेंट कर चुका है? मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये भगवान का कोई प्रसाद है जो मुझे मिला। मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि एक नेहरू ग्राम जैसे एक गांव से, जिसको बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता,
मुझे मल्सर मिले लाइफ में, मैं जानती नहीं थी अर्जुन अवार्ड क्या होता है या ये एशियन Awards चैंपियनशिप के मतलब? क्या, कुछ नहीं पता था। मतलब उनका मेरी लाइफ में आना ना एकदम से लाइफ चेंज हो गई, जैसे बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट मिला है। और मल्सर को अगर डिफाइन करें तो 2 शब्दों में करते हैं, एक सच्चा इंसान, दूसरा ईमानदार इंसान। मल्सर अपनी ट्रेनिंग के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने डिसिप्लिन के प्रति बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे हैं। टाइम से पहले आना, मेहनत करना, 100% देना और अपना दिल दिमाग दम, मल्सर का एक लैंग्वेज था, वो हमें कहते थे बॉक्सिंग में 3 चीज का जरूरत है, दिल दिमाग और दम। दिल मतलब आपका हिम्मत हौसला, दिमाग आपका जो टेक्निकल चीजें होती हैं, और दम मतलब जो दमखम होता है, इंडोरेंस जो चाहिए आपको, पावर चाहिए। ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आप बॉक्सर बन सकते हो। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। उनकी लेगेसी मेरे साथ रहती है हमेशा कि पदम बहादुर मल मेरे कोच है और मेरे मेंटोर है। आज भी मैं शायद अगर किसी से डरती हूँ, मल्सर से डरती हूँ। मतलब उनका फोन आता है ना तो मुझे डर रहता है उधर से डांट पड़ेगी, क्योंकि पड़ेगी, वो तो नेचुरल है। यानी उनकी मतलब डांट अच्छा जो है लगता वो है। उनका प्यार है, वो अब प्यार है। आदी हैं आप उसकी। हाँ। आप ढूंढती हैं, खोजती हैं। मतलब कोई बात नहीं, अगर मैं, वो आज भी गाइड करते हैं, मैं बोलूँ ना अभी ये ट्रेनिंग कराया, वो गाइड करते हैं बच्चों को, ये कराओ वो कराओ। मतलब उनके अंदर इतना बॉक्सिंग के लिए आज भी इतने एक्टिव है ना, बस बॉक्सिंग की आप कुछ बात छेड़ दो। मैं अगर फोन भी करूँ ना तो कैसा है, खाना खाया या कुछ भी जनरल बात करने के बाद तुरंत क्या चल रहा है, ट्रेनिंग कैसे चल रही है, बच्चे लोग को ये कराओ वो कराओ, ऐसा ट्रेनिंग करो। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा बॉक्सिंग को जी रहे हैं। बस वो बॉक्सिंग के लिए, मतलब बॉक्सिंग की उन्होंने आत्मसात किया बॉक्सिंग को, और वो सबको सपोर्ट करते हैं। आप कोई रैंडमली बच्चा मिल जाएगा ना, उसको बोलेंगे तू बॉक्सिंग कर, तू फिजिकल फिटनेस कर। मतलब एक अलग लेवल, उनका चार्म अलग है। Boxing के वेरी लिए चार्मिंग समर्पित। पर्सनालिटी। पूर्ण रूप से बस कोशिश करते हैं, करते रहे। हाँ, करते रहे। और उन्होंने मतलब वो जो नाम है ना, सच में वो उसको डिजर्व करते हैं, उन्होंने अचीव किया है वो चीजें। बिल्कुल, उनकी वो मेहनत है जो अर्जुन अवार्ड उन्हें सम्मानित वो है। बिल्कुल। अच्छा पूछा, जैसे उत्तराखंड में बॉक्सिंग पे हमने बात कर ली कि लेकिन उत्तराखंड में बॉक्सिंग की संभावनाएं, लोग हमारे पास हैं, बच्चे हमारे सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इसकी संभावनाओं के लिए हमेशा, तो आपने देखा होगा, हमेशा कोई चीज़ नहीं होती है तो गवर्नमेंट पे दोष दिया जाता है कि गवर्नमेंट ये नहीं करी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्तर से करती है, लेकिन हर एक चीज़ तुरंत हो जाए पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिस्टम है जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि बॉक्सिंग में बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास करने अभी बाकी हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। क्या है ना, सब लोग गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं, बिल्कुल, कि गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा तो हम करेंगे, गवर्नमेंट से कुछ हमें फैसिलिटी मिलेगी तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें हमारे अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। गवर्नमेंट तो हमसे है ना, हमने तो गवर्नमेंट बनाई है। गवर्नमेंट अपना एक तरीका होता है कि भाई वो सेंटर्स खोलेंगे, अब हर जिले में सेंटर खोलें, वो बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, सारे गेम चल रहे हैं, इक्वली सबका फंड आता है, कोचेज रखे जाते हैं, लिमिटेशंस हैं और क्राइटेरिया है वहाँ पर ट्रेनिंग करने का हर जगह पर। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है ना तो आप कर सकते हैं, आपके लिए राहें खुलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है, जिससे कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ लोग हैं हमारे सोसाइटी में आज भी जो करते हैं निस्वार्थ भावना से, जिनमें मैं आपके सामने नाम लेना चाहूंगी ब्रिगेडियर PS गुरु, जिनका बेटा जो शहीद वो है गुरु। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उन्होंने अपने हाँ, गौतम जो उनका बेटा शहीद हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने पर्सनल फंड से उन्होंने गौतम बॉक्सिंग क्लब की फाउंडेशन की स्थापना की है। वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विपमेंट, ट्रेनिंग सेंटर, रिंग सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो हेड्स ऑफ है ऐसे लोगों के लिए। उनका मेरा पुराना एसोसिएशन रहा है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं। और अभी ये बलूनी सर हैं, बलूनी सोशल बलूनी स्कूल वाले, उनका तो काफी, वो तो अमेजिंग पर्सनालिटी। वो स्पोर्ट्स के लिए इतना करते हैं, बच्चों को सम्मान समारोह कराना, उनको सम्मानित करना, और उनका बॉक्सिंग सेंटर बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब डिवोटी एक तरह से स्पोर्ट्स की तरह। तो समाज में हमारे यहाँ ऐसे जो लोग सक्षम हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे ना तो ये स्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं। क्योंकि जब क्वांटिटी होगी ना खिलाड़ियों की, उसमें से क्वालिटी निकलेगी। अब क्वांटिटी नहीं है तो क्वालिटी कहाँ से निकलेगी? तो वो है कि ऐसे ही जैसे ब्रिगेडियर सर हैं, बलूनी सर हैं, ऐसे और भी जो अच्छे सामर्थ्यवान लोग हैं, वो अगर अपना हाथ आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स में और अच्छी स्थिति होगी।
बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनको एक अलग से उनको एक सुविधाएं मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रामीण परिवेशों से आ रहे हैं अलग अलग, किसी के फादर ऑटो चला रहे हैं, किसी के सब्जी वाले हैं, जी बिल्कुल, अलग कंडीशन है, परिस्थितियां है सबकी। देखो सब कोई सक्षम या गवर्नमेंट जॉब परिवार से नहीं आते हैं बच्चे ना, या बिजनेसमैन फैमिली से। बिजनेसमैन फैमिली से आएगा, लॉन टेनिस खेलेगा या शूटिंग करेगा, भाई पैसे वाला गेम है। तो मध्यवर्गीय परिवार का या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा वो ऐसे गेमों में जाता है, एथलेटिक, बॉक्सिंग, फुटबॉल, इस टाइप से। तो क्या है ना, वहां पर उनको सपोर्ट चाहिए। और जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो बहुत आपको सब कुछ सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है। पर जब वो पौधा पनप रहा होता है, उस समय उसको खाद पानी की जरूरत है। तो उसी समय सहारा चाहिए। जब उसके पास जूते नहीं है, जब उसके जूतों में यहाँ पर होल हो जाते हैं ना बॉक्सिंग में ऑन गार्ड करते करते, उस समय उसको जूता चाहिए। उसमें हमारे फेडरेशन से या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको हेल्प करनी चाहिए इन लोगों की, कि बच्चा खेलने जा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके पास प्रॉपर शूज है कि नहीं है, उसके पास किट है कि नहीं है। क्योंकि अमूमन लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो तो ट्रेनिंग करा रहे, कोच जा रहा है, बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करना। एक बच्चा घर जा रहा है, उसे ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे हैं, उसको मिल्क मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, उसको पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एक बच्चा घर जा रहा है, वो जो रात की बची हुई रोटी खा रहा है, रात की सब्जी खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, तो वो डाइट का इफेक्ट तो आता है। हमारे जो गवर्नमेंट के सेंटर है वहाँ बच्चों को अच्छी डाइट प्रोवाइड की जाती है, पर नॉर्मल घरों में जो बच्चे आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, कहाँ डाइट मिलती है। तो डाइट, आपको गुड रेस्ट, आपका फूड और ट्रेनिंग, ये तीनों चीज मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स में। जी, अभी आपने कहा कि एक गरीब घर का बच्चा और ऐसे, और वही लोग आगे निकलते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट से निकलने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, बिल्कुल, वो केवल चावल खाते हैं, बिल्कुल चावल खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, और उसके बाद जब देश का नाम रोशन करते हैं, तो वो एक अलग ही तरह की मिसाल होती है हम सभी के लिए। अच्छा पूजा, अब जाते जाते हमारे जो बच्चे हैं, ये पीढ़ी जो है, वर्तमान पीढ़ी, इस पीढ़ी के लिए अगर वो बॉक्सिंग में फ्यूचर बनाना चाहती है, तो उन्हें क्या कुछ करना होगा? सबसे पहले किस तरह से उन्हें तैयार होना होगा मेंटली, और कैसे वो उस तक पहुंच सकता है, अपने एम तक? क्योंकि हर एक को नहीं मिलता कि जो ये कहे कि नहीं ताइक्वांडो छोड़ो, बॉक्सिंग में जाओ। जी बोलिए। हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जिसको भी बॉक्सिंग में कैरियर बनाना है या किसी भी गेम में कराना है, सबसे पहले क्या है, आप अपने मन को मनाइए कि आप क्या चाहते हैं। सच में आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं, सच में आप एथलीट बनना चाहते हैं या रेसलर बनना चाहते हैं? आप पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए। अगर आप सच में उस गेम के प्रति डिवोटी हैं, आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक अच्छा कोच तलाशिए। आपको कोच बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही आपको सही गाइडेंस देगा। आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से देख करके नहीं सीख सकते। आप इंस्टाग्राम रील से देख करके बॉक्सिंग कोच नहीं, आप कि मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, लेफ्ट मारना राइट मारना, नहीं। आपको प्रॉपर एक कोच चाहिए, प्रॉपर एक ट्रेनिंग पैटर्न चाहिए आपको, कि आपका फिजिकल फिटनेस से लेकर के आपका टेक्निकल जो भी होता है, आपको एक सही प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको फेडरेशन भी सपोर्ट करेंगी। आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, फिर आप स्टेट खेलोगे, फिर आप नेशनल्स में जाओगे। अगर आप नेशनल में अचीवमेंट लाते हो तो आपको कैंप मिलेगा, फिर तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। पर यह है कि फर्स्ट जो डोर है, आपको राइट पाथ चुनना है। वो जो फर्स्ट डोर है वो आपका राइट होना चाहिए, वो सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया को छोड़ के अगर धरातल पे आके काम करेंगे तो शायद आपको वो मंजिल जरूर मिलेगी जिसके आपने सपने देखे हैं। तो पूजा, आज के जो एपिसोड है इसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने आज जो कहानी सुनी है वो कहानी है पूजा यादव की, एक बॉक्सिंग कोच की, जिसने बिना जाने पहचाने उस राह को चुना जो किसी दूसरे या अनजान व्यक्ति ने उसे बताई थी। उससे आग्रह किया या उसे सलाह दी कि तुम इस पर चलो, इस पर भविष्य है। अगर पूजा उस दिन उस बात को नहीं सुनती तो शायद उसकी ये बॉक्सिंग की जर्नी कहीं खो जाती, या यूं कहे कि ये जो नाम है, ये जो अचीवमेंट्स उनके हैं, ये किसी दूसरे के नाम होते। वो कहती हैं कि जो भी करना है वो आज कीजिए, इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। पुराना बीता हुआ जो पल है उस पर रोने से बेहतर है कि आज को बेहतर कीजिए। आज का बेहतर भविष्य, आज का बेहतर कार्य आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा।
और आपकी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिशों से ही आपको मंजिल मिलती है, वो मंजिल जिसके आप सपने देखते हैं। कभी कभी वो मंजिल सोच से परे हो सकती है, लेकिन एक सही कदम आपकी जिंदगी में सफलता की राह भी बनाता है, क्योंकि जिंदगी सीधी लकीर नहीं है। जिंदगी का मतलब ही है टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिन पर चलकर हम अपने भविष्य को और अपने जो जीवन है उसे सुधारते हैं और संवारते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बॉक्सिंग या किसी भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि उसमें है क्या। उसमें घुसिए, उसको समझिए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जानकारी के बाद एक कदम तो जरूर बढ़ाइए अपने सपनों के लिए, क्योंकि जब आप कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता जरूर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।